नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री, यानी कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो हमारे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण लेखक हैं जो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को लिखने के लिए जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं, तथा उन्होंने कौन कौन सी अपने ग्रंथ में विशेषताएं डाली हैं, उन सभी से रिलेटेड आज का हमारा वीडियो है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हमारा जो ये वीडियो है वह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, जेआरएफ, कॉलेज और स्कूल लेक्चरर्स के एग्जाम जो होते हैं उनके लिए, साथ ही साथ डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी एग्जाम जो होते हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको प्रत्येक एग्जाम में जहाँ से हिंदी साहित्य का इतिहास अगर वहाँ पर अगर डाला गया है आपका सिलेबस, तो वहाँ से आपको प्रश्न बनने के आसार मिलेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख स्रोत। सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास जो शब्द है वो कहाँ से बना है या किन शब्दों से बना है। तो इतिहास शब्द जो है हमारा वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, जो कि संस्कृत के शब्द हैं इति प्लस ह प्लस आस, ठीक है, जिसमें इति का अर्थ होता है जैसा हुआ वैसा ही, और ह का अर्थ होता है सचमुच में या वाकई। फिर अर्थ होता है आस का निरंतर रहना या ज्ञान होना। तो वास्तव में परंपरा से प्राप्त उपाख्यान समूह ही हमारा क्या कहलाता है, इतिहास। उपाख्यान का अर्थ होता है छोटी छोटी जो लघु कहानियां होती हैं, लघु कथाएं जो होती हैं, उनका जो समूह बनता है वही हमारा इतिहास होता है। साथियों, इतिहास भारत का बहुत ही गौरवशाली रहा है। कई ऐसी छोटी छोटी कहानियां हैं जो आज भी जब हम सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है और उस समय के इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हमारा इतिहास शब्द का अर्थ जो है वो हुआ। अगला देखते हैं कि साहित्य जो शब्द हैं, क्योंकि हिंदी में साहित्य शब्द जो है बहुत महत्व रखता है अपना। तो साहित्य जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसका अर्थ क्या होता है। तो साहित्य जो शब्द है वो हमारा 3 शब्दों से मिलकर बना है, सा, धनहित और य। सा, धनहित, धन, य, इनके योग से हमारा शब्द जो है वो साहित्य बना है, जिसका अर्थ होता है मिश्रण, ठीक है, अर्थात गद्य और पद्य दोनों का समन्वित रूप जो है वो हमारा साहित्य कहलाता है। अगली हम देखते हैं कि साहित्य की परिभाषा कौन कौन सी हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। एक न एक परिभाषा आपको प्रत्येक परीक्षा में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अक्सर जो पूछा जाता है आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में, वहां पर 1 या 2 जो परिभाषाएं हैं वो किसी न किसी लेखक की या साहित्यकार की डाली जाती है वहां पर। तो साहित्य सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड कौन कौन सी परिभाषाएं हैं वो हम देखते हैं। शब्दकोश जो है हमारा, उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण करना ही साहित्य कहलाता है। यानी कि किसी व्यक्ति के उसके अपने सामाजिक और उसके आसपास का परिवेश, उसका सांस्कृतिक वातावरण आदि का ज्ञान या विशेषण कहलाना, उसकी विशेषता बतलाना ही हमारा साहित्य कहलाता है। ये बात कही है शब्दकोश के अनुसार। अगले जो अब हमारे आते हैं लेखक, आलोचक, प्रमुख आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने साहित्य की परिभाषा क्या दी है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। कई बार कई परीक्षाओं में ये लाइन देकर पूछा गया है कि यह लाइन किसके द्वारा दी गई है। तो ये जो लाइन है हमारी वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दी गई है।
यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, जनता की चित्तवृत्ति। आप अगर आप चित्तवृत्ति को याद रखते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं हमारे एग्जाम में अगर आते हैं तो हमें याद रह जाएंगे। यह निश्चित है कि इन चित्तवृत्तियों में जैसे जैसे परिवर्तन आता गया, यानी कि मनुष्य की मानसिकता में जो वह सोचता है वैसा करता है, उस तरह की जो स्थिति होती है, वैसे वैसे उस जैसे जैसे मनुष्य के चिंतन में परिवर्तन होता रहा, वैसे वैसे ही साहित्य का स्वरूप भी परिवर्तन होता गया। जब आप देखते हैं कि लेखक जो हैं, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, जब हम उनकी शुरुआत से देखते हैं तो उनमें और वर्तमान समय की जो कहानियां हैं, उपन्यास जो हैं, नाटक जो हैं, उनमें बहुत अंतर होता है। वह अंतर क्यों आता है? वह आता है मनुष्य या जनता की चित्तवृत्ति के कारण, क्योंकि जिस प्रकार का वहां का वातावरण होता है उसी प्रकार से साहित्य जो है वो रचा जाता है। आदि से लेकर अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यानी कि इतिहास को मनुष्य की जितनी भी जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनके साथ सामंजस्य बिठाना होता है। साहित्य अलग नहीं रह सकता इंसान से, मनुष्य से अलग नहीं रह सकता। उसको मनुष्य के साथ, उसके साथ घटित होने वाली प्रत्येक घटना को साथ लेकर ही चलना होता है। यहाँ पर आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ चित्तवृत्तीय जो शब्द हैं उसको याद रखना है। अगले जो हमारे लेखक आते हैं डॉक्टर नगेंद्र, उन्होंने क्या कहा है कि साहित्य इतिहास की बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं, दो आपको शब्द याद रखने हैं यहाँ पर, अभिरुचि और संवेदना। इतना सा ही आपको याद रखना है। आप अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो उसके साथ आप इन चीजों को अटैच कर लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ चित्तवृत्ति शब्द जो हैं उसको जोड़ लीजिएगा। डॉक्टर नगेंद्र जो हैं उनके साथ आप अभिरुचि और संवेदना ये शब्द जोड़ के रखिएगा, क्योंकि जब हमारा एग्जाम आ जाएगा, फाइनल ईयर एग्जाम जब आता है, जब डेट पास में आ जाएगी, तब हमें ये चीजें जो है हमारे शॉर्ट नोट्स बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो अभिरुचि एवं संवेदना का इतिहास होता है जिसका मुख्य संबंध आर्थिक और जनात्मक परिवर्तन से माना जाता है। वही बात कही है किंतु अलग ढंग से कि आर्थिक मनुष्य का जब आर्थिक और जो सोचने का जो ढंग होता है उसमें अगर परिवर्तन आता है तो वही हमारा इतिहास कहलाता है। अगला देखते हैं हम हमारी परिभाषा। प्रेमचंद जी ने साहित्य के बारे में क्या कहा है? प्रेमचंद जी कहते हैं कि साहित्य जीवन की आलोचना है, यानी कि जीवन में जितनी भी आलोचनाएं होती हैं वो हमारा क्या है? साहित्य। उसी पर हमारा साहित्य जो है वो घड़ा जाता है। इसीलिए प्रेमचंद जी के साथ आपको क्या याद रखना है? जीवन की आलोचना। अगले जो हमारे लेखक आते हैं, साहित्यकार आते हैं बालकृष्ण भट्ट। उन्होंने साहित्य की क्या परिभाषा दी है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट और वेरी वेरी मोस्ट। साहित्य क्या है? जन समूह के हृदय का विकास। ठीक है, अगले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने क्या कहा है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो बताते हैं कि ज्ञान राशि जो है हमारी, उसी का जो संचित कोश इकट्ठा किया जाता है उसे ही हम साहित्य का रूप देते हैं। अगले हमारे आते हैं साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने साहित्य की परिभाषा दी है। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सकता। बहुत बार आया हुआ है, अटाए नहीं अट सकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आप ले लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ले लीजिएगा, आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ले लीजिएगा, नगेंद्र को ले लीजिएगा। इनकी परिभाषाएं जो है हिंदी साहित्य की आत्मा है और इन्हीं से ही आपके प्रश्न बनते हैं। साहित्य का मूल
यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरिक्त से उद्भव सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। यानी कि मनुष्य के अंतर में, यानी कि मनुष्य के हृदय में जितना भी आनंद उच्छलित होता है, जिस तरह से छलकता है, वो ही हमारा साहित्य है। ऐसा किन्होंने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगले जो आते हैं हमारे रामविलास शर्मा, जो कि प्रमुख आलोचक माने जाते हैं। इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ जो हैं काफी चर्चित हैं। इन्होंने क्या कहा है साहित्य के बारे में? साहित्य जनता की वाणी है, यानी कि साहित्य जो है वो जनता की बोली है। जनता जो बोलती है वही हमारा साहित्य है। उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, यानी कि जातियों के चरित्र का दर्पण, आईना बताया है। पथ, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है। उसके सौंदर्य की चाह पूरा करने वाला साधन है। कितनी सुंदर परिभाषा लिखी है। एक तरह से सारी जितनी भी विशेषताएं कह सकते हैं हम इस परिभाषा में सम्मिलित हो चुकी हैं। तो रामविलास शर्मा जो है उन्होंने क्या कहा है कि साहित्य जनता की वाणी है, ये आपको याद रखना है। अगले जो हमारे साहित्यकार आते हैं नंद दुलारे वाजपेयी, ये क्या कहते हैं साहित्य के बारे में? साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है, कुछ स्पेशल और कुछ प्रतिनिधि रचनाएं जो हैं उनसे हमारा आशय है, उनसे हमारा मतलब है, जो कि युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती हैं। क्या याद रखना है आपको? जीवन जो कि युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली और बुरी दिशा में ले जाने का प्रबल सामर्थ्य रखती हैं। साहित्य को नंद दुलारे वाजपेयी जो है उन्होंने ऐसा कहा है सेतु, जो समाज को सामाजिक जीवन के अच्छे मार्ग पर भी ले जाता है और बुरे मार्ग पर भी। ठीक है। अगले जो हमारे महत्वपूर्ण साहित्यकार आते हैं सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति प्रेमी। इन्होंने साहित्य की क्या परिभाषा दी है? साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। ठीक है, तो इतनी सारी जो हमारी परिभाषाएं हैं वो आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी भी आपको एग्जाम में ये पूछी जा सकती है। कुछ भी नहीं कह सकते हैं हम उसका एग्जामिनर का कि वो कहाँ से क्या देगा। इस बार वैसे भी सेकेंड ग्रेड का सिलेबस जो है हमारा काफ़ी चेंज हो चुका है। बच्चों ने 9 से 12 तक की जो बुक्स हैं काफ़ी अच्छी तरह से उनको पढ़ लिया था, याद कर लिया था, फिर भी अब उनके लिए तो बहुत बुरी स्थिति है। फिर भी उन्होंने जो जो भी पढ़ा है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, एक न एक दिन आपको काम जरूर आएगा वो, क्योंकि जब हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास और ये सब हम पढ़ेंगे तो वो ही रचनाकार जो हैं वो हमारे उसमें आएंगे। तो आप अफसोस ना करें कि हमारा जो हमने 9 से 12 तक जो पुस्तकें पढ़ी थी वो हमारी बदल गई हैं या हटा दी गई हैं, तो हम अब क्या करेंगे? दुगने जोश के साथ तैयारी कीजिएगा। अगले जो हमारे हैं कि ये हमने कर लिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी हो गए, नगेंद्र भी हो गए हैं। अगली जो हमारी आती है कि हिंदी साहित्य लेखन की जो पद्धतियां हैं या जो परंपराएं हैं वो कौन कौन सी परंपराएं हैं, जो लिखने की जो तरीका है वो कौन कौन से ढंग से हैं। तो वो जो पहला आता है वर्णानुक्रम, यानी कि अल्फाबेटिकल जो वर्ण होते हैं या वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनके अनुसार ही हिंदी साहित्य के लेखन के जो कवि हैं उनका नाम के अनुसार ही उनको क्रम दिया जाता है। कालक्रम के अनुसार, यानी कि सन उनका जो जन्म समय है उनके अनुसार उनको जो स्थान दिया जाता है। अलग अलग उनके जो जितने भी क्रम बने हुए हैं, जिन जिन कवियों में जिन कवियों का नाम और उनका जो जन्म समय है उसी के अनुसार उसको बदला जाता है। अगला है वैज्ञानिक पद्धति, यानी कि इसमें आपको पूरी तरह से उसका विश्लेषण किया जाता है। कवि का जन्म, उसकी प्रमुख रचनाएं हैं, वो किस श्रेणी में आते हैं उसके आधार पर किया जाता है। और विधेयवादी पद्धति भी वैज्ञानिक पद्धति के समान ही रहती है। इसमें भी पूर्ण रूप से विश्लेषण रूप से उन कवियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है और उसी के अनुसार आपको
उसमें अलग अलग जो क्रम है वो निर्धारित होते हैं। अगला आता है हमारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा कब से शुरू हुई और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ थे जो हिंदी साहित्य लेखन परंपरा को शुरू करने में एक सेतु का कार्य करते थे। देखते हैं, हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत जो है वो 19वीं शताब्दी से ही मानी जाती है। यानी कि जब 19वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी तब से ही हिंदी साहित्य लेखन की जो परंपरा है वो शुरू हो गई थी। लेकिन कुछ पूर्ववर्ती रचनाएं मिलती हैं जो कालक्रम और विषय वस्तु के विवेचन न होने के कारण इतिहास ग्रंथ तो हैं, किंतु उनमें रचनाकारों का विवरण जो है वो सही ढंग से नहीं किया गया है, या कुछ जो कवि हैं उनको ही लिया गया है। इसी कारण से उन्हें इतिहास ग्रंथ मानना थोड़ा सा अतर्कपूर्ण रहेगा। इसी कारण से उन्हें इतिहास ग्रंथों में शामिल नहीं किया गया है। फिर भी वे ऐसे ग्रंथ हैं जिन्होंने उत्तर जो समय था, यानी कि बाद में जो जो लेखक थे, इतिहास लेखक, उनको एक इतिहास लिखने के लिए, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए एक मंच प्रदान किया। वो कौन कौन सी रचनाएं हैं हम देखते हैं। पहला है हमारी 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता। ये जो दोनों ग्रंथ हैं, ये दोनों ही ग्रंथ जो हैं गोकुल नाथ ने लिखे थे, जो कि वल्लभाचार्य जो हैं हमारे, उनके 84 शिष्यों, और 252 जो वैष्णव की वार्ता हैं उसमें विठल नाथ के 252 शिष्यों की कथाओं का संकलन है। यानी कि 84 वैष्णव की वार्ता में आपको वल्लभाचार्य के 84 जो शिष्य हैं उनके जो कवि हैं, उनके परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं आदि आपको देखने को मिलेगी। साथ ही 252 वैष्णव की जो वार्ता है उसमें विठल नाथ के 252 जो प्रमुख शिष्य थे उनकी कथाएं, उनके जन्मकाल, उनकी रचनाएं आदि के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है भक्त नामावली, जो कि ध्रुवदास जी ने लिखी है। अगली बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आती है कि भक्तमाल, जो कि नाभादास द्वारा लिखी गई थी 1584 ईस्वी में। इसमें अग्रदास के शिष्य नाभादास ने की प्रसिद्ध जो कृति है भक्तमाल, इसकी रचना जो है 1685 ईस्वी में हुई थी। इसमें 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्र जो कि 316 छप्पे में रचित है। यानी कि 200 भक्त जो हैं उनके चमत्कार पूर्ण जो ग्रंथ हैं या चरित्र हैं, उन्होंने क्या क्या ऐसे कौन कौन से भक्त थे जो काफी चमत्कारी थे, उनका चरित्र चित्रण 216 छप्पयों में इसमें वर्णित है। भक्तों, कवियों आदि के विषय में जानकारी देने वाला हिंदी का यह प्रथम पुस्तक मानी जाती है भक्तमाल। यानी कि हिंदी के जितने भी कवि हैं, भक्त जो हैं, उनके साथ उनकी रचनाओं की जो जानकारी देती है, ऐसी यह पहली पुस्तक है। नाभादास ने तुलसी के प्रति जो विशेष श्रद्धा भाव रखते हुए उसे अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात कह रही हूं मैं कि नाभादास ने तुलसी के प्रति विशेष श्रद्धा भाव व्यक्त करते हुए उन्हें अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है। ठीक है, तो ये जो भक्तमाल है ये हमारी हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम पुस्तक है वो मानी जाती हैं। फिर आती है कालिदास हजारा, जो कि कालिदास द्वारा लिखी गई हैं 1718 ईस्वी में। रीति ग्रंथकार जो हैं हमारे कालिदास त्रिवेदी, उन्होंने कवियों के जो व्रत हैं उन संग्रह को करके कालिदास हजारा नाम से एक ग्रंथ की रचना की, जो कि 1718 ईस्वी में इसका जो समय है वो माना जाता है। 212 कवियों के लगभग 1000 पद्य इसमें संग्रहित किए गए हैं। यानी कि 200 जो कवि हैं उनके 1000 पद्य जो हैं इसमें लिए गए हैं। शिव सिंह सेंगर ने कवियों के काल निर्णय के उदाहरण जो हैं, यानी कि शिव सिंह सेंगर ने जब अपने हिंदी इतिहास ग्रंथ की जब रचना की, तब इसी कालिदास हजारा जो ग्रंथ हैं उससे कवियों का कालक्रम
और उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं आदि यहीं से ली हैं। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से हमारे प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि हाँ वे जो हैं हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम ग्रंथ हैं, और प्रथम प्रयास किन किन के द्वारा किया गया है वो हम देखते हैं। पहले जो हमारे आते हैं गारसा दत्त तासी। गारसा दत्त तासी जो हैं इनका जो प्रमुख ग्रंथ है इस्तवारदला लित्यतर एंदुई। इसमें इन्होंने लगभग जितने भी कवि हैं प्रथम प्रयास जो है हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का वो इन्हीं के द्वारा किया गया है। पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के ये प्राध्यापक थे, फ्रेंच और उर्दू के बहुत ही जाने माने विद्वान माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पहला इतिहास लेखक इसे ही माना जाता है, यानी कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का कार्य जो है वो गारसा दत्त तासी द्वारा इनकी पुस्तक जो है इस्तवारदला लित्यतर एंदुई में किया गया था। फ्रेंच भाषा में लिखा गया। जब ये जो ग्रंथ लिखा गया है इतिहास ग्रंथ, यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया और हिंदी का यह प्रथम इतिहास ग्रंथ है। जबकि हिंदी में लिखा गया हिंदी का इतिहास ग्रंथ वो हम अगला जो आएगा उसको पढ़ेंगे। इसका जो प्रकाशन है वो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की ओरिएंटल ट्रांसलेट सोसाइटी द्वारा किया गया था। इसका जो प्रथम भाग है, दो भागों में ये प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग जो है इसका 1839 ईस्वी में और 1847 ईस्वी में हुआ था, किंतु इसका पुनर्प्रकाशन जो है वो 1973 ईस्वी में 3 भाग में कर दिया गया था। यानी कि प्रथम जो दो भाग जो हैं उनका जो प्रकाशन है वो 1839 ईस्वी में हुआ, 1847 ईस्वी में हुआ, किंतु तीसरा जो भाग था उसको पुनः प्रकाशित करके 1973 में इसको प्रकाशित करवाया गया था। इसमें लगभग 738 जो हिंदी और उर्दू कवि हैं उनका अंग्रेजी यानी कि अल्फाबेटिकल वर्ण के अनुसार उसमें उनको जोड़ा गया है, यानी कि कवियों को उनके नामों के ABCD इस तरह से उनको क्रम के अनुसार उनको क्रमानुसार उन्हें रखा गया है, जिसमें 72 जो कवि हैं यानी कि 72 जो कवि हैं हिंदी के कवि हैं और बाकी जो सारे ही हैं वो उर्दू के कवि हैं। इसमें हिंदुई या हिंदवी इसका अर्थ क्या बताया, हिंदी और हिंदुस्तानी जो उर्दू है उसको उन्होंने हिंदुई या हिंदवी शब्द नाम से संबोधित किया है। अगले जो हमारे लेखक आते हैं शिव सिंह सेंगर। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो है शिव सिंह सरोज जो कि 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इनका जो प्रकाशन है नवल किशोर लखनऊ से हुआ था। हिंदी का प्रथम व्रत संग्रह जो है कालिदास हजारा पर आधारित है, जो कि अभी हमने पिछली बार बात करी थी। कालिदास हजारा जो कालिदास त्रिवेदी की रचना है उनमें से शिव सिंह सेंगर ने कवियों के कालक्रम और उनके महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं उनको लिया है। इससे पूर्व किसी भी ग्रंथ में इतने कवियों का परिचय नहीं दिया गया था, इसलिए हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु जो है वो कौन सा ग्रंथ माना जाता है, तो वो है हमारा शिव सिंह सरोज जो कि 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया था। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है, किंतु अविश्वसनीय है, यानी कि हाँ ये अविश्वसनीय है। हिंदी की जड़ को खोज करते हुए कवि पुंड तक इन्होंने पहुंचाया, यानी कि हिंदी के जो प्रथम कवि हैं और कवि पुंड जो हैं शिव सिंह सेंगर ने पुंड जो कवि हैं उनको प्रथम कवि के रूप में दर्जा दिया है। कवियों को शती के अनुसार यानी उनके शताब्दी जो वर्ष हैं उनके अनुसार उनको अलग अलग किया है। उत्तरार्ध में 1003 कवियों के जीवन चरित्र अकार आदि क्रम से जैसे अ आ ई इस तरह से उन्होंने उनको क्रमबद्ध किया है और 687 कवियों की तिथियां भी इसमें दी गई हैं, यानी कि ये जो ग्रंथ है काफी महत्वपूर्ण है।
अगले जो आते हैं हमारे मिश्र बंधु। मिश्र बंधु का जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, जिसमें से मिश्र बंधु कौन कौन हैं? 3 भाई हैं, गणेश बिहारी मिश्र, डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। एक बार एग्जाम में भी आ चुका है नेट में, इन तीनों को नाम की जगह उन्होंने एक नाम जो है वो भी ऐड कर दिया गया था और पूछा था कि इनमें से निम्न में से मिश्र बंधु नहीं हैं, तो हमें गणेश, श्याम और सुखदेव ये तीनों शब्द याद रखने हैं। मिश्र बंधु जो विनोद है ये 4 भागों में लगभग 2250 पृष्ठ जो हैं इसकी पेज जो है उसमें लिखा गया है। इसके जो प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में हुआ था और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में किया गया था। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का पूरक है। हिंदी नवरत्न जो है ग्रंथ वह मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का पूरक ग्रंथ माना जाता है। लगभग इसमें 4591 जो कवि हैं उनके जीवन का वृतांत इसमें संग्रहित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण में मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद का ही सहारा लिया है, यानी कि कवियों का जो जितने भी परिचय हैं उनके विवरण देने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ हैं उसका सहारा लिया है। स्थान स्थान पर यहाँ पर काव्यांग विवेचन, कवियों का काव्यांग विवेचन जो है वो दिया गया है। यहाँ पर तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए कवियों को श्रेणी बनाने का प्रयास किया गया है, यानी कि 2 कवियों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया है इन्होंने कि कौन से जो हैं श्रेष्ठ हैं, कौन से नहीं है। जैसे कि भक्ति काल हैं, रीतिकाल हैं, आदिकाल हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे जो कवि हैं जो प्रमुख हैं और कौन कौन से हैं जो ऐसे गौण हैं। देव और बिहारी विवाद को जन्म दिया। मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ हैं उसमें देव और बिहारी जो ये काफी विवादों में चल रहा है, ये चर्चा जो है ये काफी विवादों में रही कि देव बड़े या बिहारी, इस प्रकार का जो ये विवाद है इसका जन्म मिश्र बंधु विनोद के उसमें ग्रंथ में मिलता है, जो अगले 10 वर्षों तक चर्चा का विषय रहा। अनेक अज्ञात कवियों को मिश्र बंधु विनोद में स्थान दिया गया है। अगले आते हैं हमारे महोदय जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने क्या कहा है हिंदी साहित्य के इतिहास के विशेषताओं के रूप में, यानी कि कौन कौन इनके ग्रंथ की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इनका जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इन्होंने हिंदुस्तान से प्राय अभिप्राय, यानी कि हिंदुस्तान का अभिप्राय क्या है, हिंदी भाषा भाषी प्रदेश। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें न तो संस्कृत और प्राकृत को शामिल किया गया है, न ही अरबी और फारसी मिश्रित उर्दू को, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा भाषी जो प्रदेश हैं उसी को ही ग्रियर्सन महोदय ने हिंदुस्तान शब्द नाम से जो संबोधित किया है। हिंदी से संबंधित इतिहास ग्रंथ ये माना जाता है और 952 कवियों का वर्गीकरण उनके कालक्रम के अनुसार करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि किस कवि के की कौन सी प्रवृत्ति है, लेखन के का जो उनका है प्रवृत्ति वो किस प्रकार की है, वो जो विवरण है वह देने का कार्य जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। अनेक विद्वानों ने इसे हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। अनेक विद्वान जो हैं उसे द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ स्वीकार करते हैं, जिसमें से किशोरी लाल गुप्त जो हैं वो प्रमुख हैं। इनकी जो ग्रियर्सन महोदय की जो देन है वो है चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में हिंदी साहित्य इतिहास को बांटना, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। कौन कौन से चारण काव्य थे, कौन कौन से धार्मिक काव्य हैं, कौन कौन से प्रेम काव्य हैं, कौन कौन से ऐसे काव्य थे जो दरबारी काव्य के रूप में लिखे गए थे, उन सभी को इन्होंने अलग अलग करके विभाजित किया है। इनकी एक अलग अलग श्रेणियां बनाई हैं इन्होंने। भक्ति काल को 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण कहना काफी महत्वपूर्ण लाइन है।
किसने भक्ति काल को 15वीं सदी का पुनर्जागरण काल कहा है? तो वो हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय हैं, जिन्होंने भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण कहा है। 16वीं से 17वीं शताब्दी के युग यानी कि भक्ति काल का जो समय है को हिंदी का स्वर्ण युग माना है। काफी महत्वपूर्ण लाइन है। हिंदी का स्वर्ण युग जो है वो किसने माना? वो है हमारे ग्रियर्सन महोदय, जिन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। सच्चे अर्थों में हिंदी इतिहास जो ग्रंथ हैं वो माना जाता है। विलोचन शर्मा के अनुसार इन्होंने विलोचन शर्मा जो हैं उनके अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य इतिहास का ये प्रथम ग्रंथ माना जाता है। विधेयवादी इतिहास की आदम प्रवर्तक शुक्ल नहीं बल्कि ग्रियर्सन है, यानी कि नलिन विलोचन शर्मा जो हैं वो कहते हैं कि विधेयवादी इतिहास के आदिम प्रवर्तक जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं बल्कि ग्रियर्सन महोदय हैं। अगले जो आते हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका भी इतिहास ग्रंथ काफी महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं की दृष्टि से भी अगर इसको देखा जाए इस ग्रंथ को, तो काफी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है वह सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की जो परंपरा है और उसका जो विकास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही किया गया है। इनकी जो प्रमुख रचना है यानी कि इतिहास ग्रंथ जो इन्होंने लिखा है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसके जो प्रकाशक हैं जिसके द्वारा प्रकाशन हुआ था वो है नागरी प्रचारणी सभा काशी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि जनवरी 1929 में यह पुस्तक जो है नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई थी, किंतु यह पुस्तक इतनी बड़ी और विस्तृत हो गई थी कि इसे एक अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया गया था, जो कि 1940 में पुनः इसको परिवर्धित और संशोधित जो है उसका संस्करण प्रकाशित करवाया था। यानी कि जब हिंदी शब्द सागर की भूमिका जब लिखने लगे तब इतनी यह बृहद और विस्तृत हो गई कि इसे एक अलग ही पुस्तक का रूप दे दिया गया। हिंदी शब्द सागर के निर्माण में 3 प्रमुख विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रथम जो हमारे विद्वान हैं बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा। ये तीनों जो हैं इन्होंने हिंदी शब्द सागर के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इस ग्रंथ की क्या क्या विशेषताएं? लगभग 1000 कवियों के जीवन चरित्र का विवेचन इस ग्रंथ में किया गया है। कवियों की संख्या की अपेक्षा उनके साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व दिया गया। इस ग्रंथ में की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इन्होंने सिर्फ कवियों को ही नहीं लिया है, बल्कि उन कवियों की साहित्यिक विशेषता क्या है, किस कवि को किस स्थान पर रखा जाए, इन सभी को जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है उसमें बहुत ही स्पष्ट ढंग से उनका विवेचन किया गया है। हिंदी साहित्य के विकास में विशेष योगदान देने वाले कवियों को ही इसमें शामिल किया गया है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसमें केवल और केवल हिंदी साहित्य के विकास में योगदान देने वाले कवियों को ही शामिल किया गया है। कवियों के काव्य निरूपण में आधुनिक समालोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। यानी कि पुरानी जो परिपाटी थी सिर्फ कवियों के उनके वर्ण के अनुसार या उनके जन्म के अनुसार ही नहीं लिया है, उनको उनके काव्य के किन किन विशेषताओं के आधार पर उनको किन स्थानों पर रखा जाए, उन सभी का आधुनिक ढंग से एक विवेचनात्मक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण लाकर इस ग्रंथ में शामिल किया गया है। कवियों और लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण भी इस इतिहास ग्रंथ में किया गया है। अगले आते हैं हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूरक कह सकते हैं हम, वो माने जाते हैं। इनका जन्म काल जो है वो 1907 ईस्वी में, जन्म स्थान छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में, और इनका मृत्यु का जो समय है वो है 1979 ईस्वी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी साहित्य इतिहास
से संबंधित हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, जो कि 1952 ईस्वी में लिखा गया था। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी में। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, इनका कालक्रम जो है वो पूछा जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ का कालक्रम क्या है। तो आपको इनको कालक्रम के अनुसार सेट करना होता है, कई बार एग्जाम आया हुआ है, तो आप याद रखिएगा। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में लिखा गया है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल वह भी 1952 में है, जबकि भूमिका जो है वो 1940 में आई थी। उद्भव, विकास और आदिकाल ये 1952 और 1953 में आए थे, जबकि हिंदी साहित्य की जो भूमिका है वो 1940 ईस्वी में आई थी। अब विशेष तथ्य क्या है इस इतिहास ग्रंथ के? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बहुत बड़े आलोचक माने जाते हैं। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन जिन धारणाओं को प्रोत्साहित किया था या प्रोत्साहित किया था, उन्हीं को इन्होंने तर्क सहित खंडन किया है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी कथन हैं उनको तर्क सहित इनका खंडन करते हुए उन्हें अपने अलग ढंग की जो धारणा है वो उन्होंने दी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। गणपति चंद्रगुप्त के शब्दों में, संभवतः द्विवेदी जी सबसे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडन किया है। अगली बात आती है, उन्होंने शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल कहकर पुकारा है, और आज जो कि सर्वमान्य है, हम आज भी वीर गाथा काल को आदिकाल यानी कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ काल है वह हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों, व्यघातों का युग कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगले आते हैं हमारे डॉक्टर नगेंद्र। उन्होंने क्या कहा है? इनका जो जन्म काल है 1915 में और मृत्यु काल जो है 27 अक्टूबर 1999 ईस्वी में है। इनकी जो प्रमुख रचना है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, जो कि 10 भागों में विभाजित है, 1973 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। दूसरा जो इनका ग्रंथ है महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास। तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है रीति काव्य की भूमिका। ये डॉक्टर नगेंद्र के प्रमुख हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। अब इनके विशेष तथ्य क्या हैं? उन्होंने यानी कि डॉक्टर नगेंद्र ने 1948 ईस्वी में रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव विषय पर शोध उपाधि जो है उन्होंने प्राप्त की हैं। अगले जो आते हैं हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका जो जन्म काल है वो 15 सितंबर 1905 और मृत्यु समय जो है 1990 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। इनका जो जन्म स्थान है वो सागर जिला मध्य प्रदेश है। इनकी जो प्रमुख रचना मानी जाती है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। साथियों, आपको जो भी रचनाकार दिए जाते हैं उनके रचना जो है उनका समय और रचना का नाम वो याद रखना होता है। तो डॉक्टर राम कुमार की जो इतिहास ग्रंथ से संबंधित पुस्तक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। विशेष तथ्य देख लेते हैं। इस रचना में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि का ही वर्णन किया है। यानी कि यह अधूरी रचना मानी जाती है, अर्थात यह अधूरी रचना है। इसमें केवल डॉक्टर राम कुमार के जो इतिहास ग्रंथ हैं आलोचनात्मक, उसमें केवल आदिकाल और भक्ति काल का ही उल्लेख किया गया है। यानी कि आदिकाल और भक्ति काल के जितने भी कवि हैं, उनके रचनाकार हैं, रचनाएं हैं और उनसे संबंधित जितनी भी विशेषताएं हैं वो इन्होंने केवल 2 ही जो काल हैं उनकी ही रखी हैं। इन्होंने शुक्ल के वीर गाथा काल को चारण काल, यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम काल है जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं, उसको उन्होंने चारण काल कहा है, और उससे पूर्व के काल को संधि काल कहकर पुकारा है। यानी कि जो भी काल है वीरगाथा काल और उससे पूर्व का जो समय है उसे उन्होंने संधि काल की जो है वो संज्ञा दी है।
संधि काल में अपभ्रंश रचनाओं का समावेश किया गया है। जितनी भी अपभ्रंश रचनाएं हैं उन सभी का समावेश डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्री समेट लेने के कारण ये अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू को ही हिंदी का पहली जो कवि हैं उसको मानने की जो भूल कर बैठे हैं, यानी कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू जो हैं उससे ही हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम कवि माना है। इन्होंने भक्ति काल की निर्गुणी ज्ञानाश्रयी जो शाखा है काव्य धारा जो है उसे संत काव्य और प्रेमाश्रयी जो काव्य धारा है उसे सूफी काव्य कहा है, यानी कि निर्गुणी ज्ञानाश्रयी जो शाखा है उसे संत काव्य और प्रेमाश्रयी काव्य धारा जो है उसे सूफी काव्य कहकर पुकारा है। अगले जो हमारे आते हैं प्रमुख इतिहासकार डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल इनका उपनाम है। इनकी जो रचना है प्रमुख हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1931 है, इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इन्होंने आदिकाल को जय काल काव्य एवं रीतिकाल को कला काल के पुकारा है, यानी कि आदिकाल को इन्होंने जय काव्य काल कहा है और रीतिकाल को कला काल कहा है, यानी कि कला जितनी भी रीतिकालीन जो रचनाएं हैं उसे उन्होंने कला की एक रूप में देखा है और कला काल के रूप में उसको परिभाषित किया है। इसमें कवियों और लेखकों की कृतियों के उदाहरण नहीं दिए गए हैं, यानी कि उनके कवि जो हैं और उनके लेखक जो हैं उनके कृतियों का उदाहरण नहीं दिया गया है, सिर्फ उन्होंने कवियों का नाम ही दिया गया है उसमें। अन्य जो इनकी रचनाएं हैं साहित्य प्रकाश जो कि 1931 में ही प्रकाशित हुई थी, साहित्य परिचय जो भी 1931 में ही प्रकाशित हुई थी। अगले आते हैं हमारे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनका जो जन्म है 15 जुलाई 1928 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो कि 2 खंडों में विभाजित है, जिसका प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ था। विशेष तथ्य है कि इनके द्वारा भक्तिकालीन साहित्य, जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, को 3 श्रेणियों में बांटा है, वर्गीकृत किया है। पहला जो वर्गीकरण है वो है धर्माश्रित काव्य, राजाश्रित काव्य और तीसरा जो है वो है लोकाश्रित काव्य, यानी कि धर्म से संबंधित जितने भी काव्य हैं वो उन्होंने धर्माश्रित काव्य के अंतर्गत रखे हैं। राजसी कवियों यानी कि राजाओं की प्रशंसा में प्रशस्तियों में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो राजाश्रित काव्य के अंतर्गत आते हैं। और लोकाश्रित काव्य यानी कि लोगों को सामान्य जनता द्वारा उनके मध्य जो कवि थे उनके द्वारा जो भी काव्य रचना की गई है उनको इन्होंने लोकश्रित यानी कि लोकाश्रित काव्य धारा के अंतर्गत रखा है। दूसरा पॉइंट आता है कि ये जैन कवि जो है शालिभद्र सूरी को हिंदी साहित्य का पहला कवि मानते हैं, यानी कि शालिभद्र सूरी जो हैं जैन कवि उनको इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है। अगला आता है कि इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं या प्रकाशित रचनाएं हैं, पहला है कि रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन जो कि 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दूसरा है महादेवी नया मूल्यांकन, यानी कि महादेवी पर उन्होंने एक पुस्तक की रचना की है। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, हिंदी साहित्य का विकास, आदिकाल की प्रामाणिक रचनाएं जो कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। तो साथियों, आज हमने हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख ग्रंथ, उनके प्रकाशन वर्ष और साथ साथ उनकी क्या क्या विशेषता हैं, महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से थे, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, उन सभी का हमने विस्तृत और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।